नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर एक और बार धमाकेदार वन शॉट आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुका हूं। पॉलिटी इको के बहुत वन शॉट मैंने कराए, फिर आप लोगों ने कहा सर प्लीज ज्योग्राफी हिस्ट्री पे भी ध्यान दीजिए, तो हिस्ट्री का भी एक भारत में राष्ट्रवाद का वन शॉट मैं करा चुका हूं। और अब कौन सा वन शॉट आया है हमारा, आज वन शॉट है भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि मतलब आगे के जितने भी चैप्टर आप देखेंगे ना, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, सभी के लिए ये एक मतलब आधार है ये चैप्टर। अगर आपको यहां पर ये बात समझ में आ जाएगी कि संसाधन क्या होता है और संसाधनों से विकास हमारा कैसे होता है और हमारे कारण संसाधनों का कैसे विकास होता है, तो कहीं ना कहीं आपको आने आगे की जो भूगोल है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके पूरे डिटेल में लेक्चर्स है ना आप लोगों को मेरे मिल जाएंगे, वो अगर आप देखते हैं, अगर आपका समय है तो आप प्लीज उनको देखिएगा, सीखने के लिए ही देखिएगा और अच्छे बेहतरीन मार्क्स लाते हैं तो उन्हें देखिएगा। और फिर भी अगर उन्हें ना देख पाए तो वन शॉट तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अंतिम वार सीरीज। और अंतिम वार सीरीज में हमारा एक ही वार होना चाहिए और वो वार कहां पे जाकर के रुकना चाहिए, बोर्ड टॉपर पे रुकना चाहिए। हमारा निशाना सिर्फ यही है कि आप क्या है, बोर्ड टॉपर बने। बोर्ड टॉपर का ही लक्ष्य रख करके चलेगा। 90, 95, 99 जितनी बनानी है बनाना, पर बोर्ड टॉपर से पहले अपने आप को मत रोकना। बोर्ड टॉपर बनकर के ही आना है, हमें ये कसम खा लेनी है कि हम बेहतरीन मार्क्स हम लोग लेकर कर आएंगे। पर आज के लेक्चर फ्लो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर, आज हमारा क्या क्या टारगेट है, क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम लोग कहते हैं। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से होता है, संसाधनों का संरक्षण, भू संसाधन, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन और मृदा अपरदन और उसके संरक्षण के उपाय। इसी के साथ फिर हमारा क्या है, पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे धमाकेदार वन शॉट को। और सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। तो संसाधन की जब बात करते हैं हम लोग, संसाधन का इंग्लिश में मतलब होता है रिसोर्स। अब देखिए कि इसकी डेफिनेशन पढ़िए, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। क्या बोला गया, आवश्यकताओं को। और कहां पे उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु जो कहां पे उपलब्ध होगी, पर्यावरण में। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, जो हमारे कुछ आसपास में, जो कुछ भी हमारे आसपास में वो सब कुछ क्या है, पर्यावरण है। उसमें जो भी वस्तु उपलब्ध होगी वो क्या कहलाएगी, जो भी वस्तु उपलब्ध है और वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन हम उसे कहेंगे, उसे हम संसाधन कहेंगे। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी वो संसाधन कहलाएगी। यहां पे लिखा है संसाधन। साधन का मतलब क्या होता है, मीडियम। जो भी आपको चाहिए उसको पूरा करने का जो मीडियम है उसे हम साधन कहते हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, वो साधन है, तो वह साधन ही आपके लिए संसाधन कहलाएगा। तो साधन क्या है, साधन ही संसाधन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी आवश्यकता है आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण है वो क्या है, प्रकृति है। पर्यावरण क्या है, प्रकृति है। यह प्रकृति में जब कोई भी वस्तु होती है तो फिर हमें जरूरत किसकी पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है प्रौद्योगिकी की। हमें जरूरत पड़ती है प्रौद्योगिकी की, मतलब हमें जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की भी। हमें चाहिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रकृति में हर जो चीज है ना वो एक कच्चे माल के रूप में है और हम क्या है, अंतिम वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रकृति से क्या है, कच्चे माल को अंतिम रूप में जो बदलती है वो कैसे बदलती है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बदलती है। अब ये टेक्नोलॉजी हम कहीं ना कहीं तो ले जाकर के रखेंगे और जहां रखेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संस्थाएं बोलते हैं या इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। अब इन तीनों के बीच में एक इंसान कॉमन है, वो है मानव। मानव कौन, हम ह्यूमन बींग्स। भैया हम ही प्रकृति में पता लगाएंगे कि ये चीज काम की है, फिर उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसे अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे और फिर हम उसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे। तो आवश्यकताएं, जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हो। पर्यावरण में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनसे अगर हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं तो ही हम उसे क्या है, संसाधन कहेंगे। और संसाधन कैसे बनेंगे, प्रकृति में कोई सामान है उसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, संसाधन में बदलते हैं। अब इस संसाधन भी क्या है, अनेकों प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पे, हम 4 प्रकार में पढ़ेंगे और फिर उनके सब टाइप से वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ है वो जानते हैं। सबसे
पहले है इसमें जैव संसाधन। जैव संसाधन का सीधा सा मतलब है जीवन व्याप्त, जिसमें क्या होगा, जीवन होगा, जिसमें लाइफ होगी, वो क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। प्राप्ति कहां से होती है, जीवमंडल से होती है। तो भैया आपने वायुमंडल के बारे में पढ़ा हुआ, आपने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा हुआ है, और आपने जीवमंडल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जीवमंडल क्या है, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाए, वायु भी मिल जाए, आपको हवा, जमीन, पानी सब कुछ मिल जाए, वो क्या कहलाता है, जीवमंडल। तो जैव संसाधन कौन होंगे, जिनमें जीवन होगा, और कहां पर मिलेंगे, जैवमंडल में मिलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि मानव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु है, जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, जैसे कि चट्टाने। चट्टाने क्या है, वो निर्जीव है, उनमें किसी प्रकार कोई जान नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर एक जैव संसाधन जिनमें सांसें हैं, जैव है, और जिनमें अजैव कौन से है, जिनमें जान नहीं है, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है। वन शॉट में बिल्कुल आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जो एक आपको अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका नैया पार इस चैप्टर की लग जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट आपको पढ़ा रहा हूं। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड, कब तक समाप्त हो जाएंगे, कितने समय में समाप्त होंगे, थोड़े से समय इस्तेमाल करते ही समाप्त हो जाएंगे, या फिर और लंबा समय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है नवीकरण योग्य संसाधन। भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण का मतलब क्या है, वापिस बना सकते हैं, वापस उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि बारिश आती है, ओके। अब जैसे मान लो कि मेरे घर में एक टैंक है, ओके, वो टैंक है, बारिश आई तो वो टैंक का पानी बढ़ गया, तो क्या हुआ, बढ़ गया ना, जल का स्तर बढ़ गया, तो वो नवीकरण हो गया ना, और पानी मिल गया मुझे। तो क्यों हुआ, भौतिक, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हो रहा है ना, मुझे दिख रहा है मेरे सामने। अब आ जाते हैं रासायनिक या यांत्रिक। रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल भैया। अब आपको पता है सूरज में केमिकल होता है, सूरज की रोशनी में केमिकल्स होते हैं। वो सूरज की रोशनी हमें हजारों सालों से मिल रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, सूरज की किरणें बहुत जरूरी है। तो वो जो सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है, वो हजारों सालों से आ रही है, परंतु कुछ समय पहले हमने क्या शुरू कर दी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा संग्रहित करना शुरू कर दिया, सौर ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब यहां पे क्या हुआ, जो रासायनिक जो केमिकल था सूरज का, वो हमने क्या, यंत्र मतलब मशीनरी में हम लोगों ने क्या कर लिया, उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब सौर ऊर्जा जितनी आएगी उसे हम क्या इकट्ठा करते जाएंगे, और जितनी सूरज की रोशनी पड़ेगी वो और बढ़ता जाएगा। फिर हमने इस्तेमाल कर लिया उसको, और सूरज की रोशनी उस पर गिरेगी, वो और बढ़ जाएगा। अनवीकरण योग्य संसाधन, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल लाखों वर्ष तक बनते हैं। भूवैज्ञानिक अंतराल जो भू है, हमारी जमीन है, भूमि माता है हमारी, उसके अंतर बहुत लंबे समय तक बनते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, और हम उसे क्या है, बहुत कम समय में ही क्या है, खत्म कर देते हैं। पूर्ण चक्रीय धातु और अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। पूर्ण चक्रीय धातु है, मतलब धातु क्या है, जैसे मान लो सोना है, सोना एक धातु है, तो भैया उसको बनने में काफी लंबा समय लगेगा। पूर्ण चक्रीय का मतलब क्या है, रिसाइकेबल, मैं उसका वापस इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मान लो सोना है, सोने की मैंने एक सोने की अंगूठी बनवा ली, अब सोने की अंगूठी बनवा ली, कल को मैं सोने के वापस पिघला करके, मेल्ट करवा करके, मेरा मानना है कि उसमें और सोना मिला करके मैं चैन बनवा लूं, पर अपन को बनवानी नहीं है, अपन गरीब आदमी है, ठीक है। और अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स से इंग्लिश में कहा जाता है। देखिएगा कि जो पृथ्वी का काफी नीचे वर्षों बाद मिलते हैं, उसमें जो जीव होता है, चाहे पत्तियां हो, चाहे जानवर मरे हुए हो, वो जो जीवाश्म है, जिनमें जीव था, उन सब का क्या है, ईंधन उनका मिला हुआ, उस सब क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एक कोयले की खान में काम करता है इंसान भी नजर आ रहा है। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब क्या है, स्वामित्व का मतलब है अधिकार। हम कहते हैं भगवान आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे स्वामी हो, या जो एक वाइफ है अपने हस्बैंड को कहती है आप मेरे स्वामी हो, मतलब मेरा आप पर अधिकार है, ठीक है ना, मेरा ही आप पर अधिकार है। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार होना किसी चीज पे। तो स्वामित्व के आधार पे सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन। निजी व्यक्तियों के होते हैं, डायरेक्ट सी बात है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, मेरे खुद के, भैया मेरा मोबाइल मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरी टी शर्ट मेरी है, मेरी वॉच मेरी है, व्यक्तिगत है, निजी है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। तो निजी व्यक्तियों का, पर्टिकुलर इंसानों का अधिकार होगा। सामुदायिक स्वामित्व, समुदाय के हैं, पूरे समुदाय के हैं, जो भी आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके हैं। वे जहां जिनको दफनाया जाता है वो जगह सबके लिए, भाई जो भी उस एरिया में जो भी लोग रहते हो सब उसका इस्तेमाल करो। अगर आप पशुओं को चराने के लिए ले जा रहे हो, जगह सारे सब लोग ले जाओ, कोई नहीं, समुदाय के। और आज के समय में मैं आपको उदाहरण दूं तो कम्युनिटी हॉल होते हैं, जहां पे हम लोग शादी समारोह करते हैं, बच्चे का फंक्शन मनाते हैं, ये सभी के लिए ना भाई, सब इस्तेमाल करो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो वो समुदाय के।
फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन। देखो राष्ट्रीय संसाधन की एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है सब कुछ देश का है। देश का मतलब देश की सरकार का है, राष्ट्र का संसाधन है। मेरा भी अगर कोई संसाधन होगा और कल को सरकार मांगेगी कि भैया मनीष जी ये संसाधन हमें दे दो, मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी देश का हिस्सा हूं। और सबसे पहले क्या है? देश है। सर्वोपरि है तो क्या है? देश है। तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हर संसाधन कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो कुछ भी है सब कुछ किसका है? राष्ट्र का है। पहले राष्ट्र का है। अब आपने बहुत सी बार देखा होगा, हमने पढ़ा है बांध के लिए, डैम्स के लिए क्या है? सरकार बहुत से लोगों की जमीन ले लेती, बहुत से लोगों को आसपास के जो गांव है वो खाली करा देती है। तो जमीन किसकी है? वो तो सर व्यक्तिगत संसाधन वालों की है। वो जमीन भी सरकार ने ले ली, किसके तहत? राष्ट्रीय संसाधनों के तहत। क्योंकि राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए ही सब है, सब कुछ है। और अब देखो मान लो हमें कोई जमीन चाहिए, अब उसके लिए क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये तो बात करने आएंगे नहीं गांव वालों से कि भाई साहब आप अपनी जमीन दे दो। तो ये जिम्मेदारी किसको दी है? शहरी विकास प्राधिकरण को दी है। शहरी विकास प्राधिकरण क्या होता है? हर शहर में आपको एक विकास प्राधिकरण दिखता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो आपके शहर का विकास करती है। जैसे मान लो मैं रांची में रहता हूं तो रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मान लो मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसको अधिकार है कि वो कोई भी प्रकार की जमीन इस प्रकार से ले सकती है। उसके राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर तो जितनी भूमि है वो तो है ही, और उसके अलावा 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र भी उन्हीं का ही होगा। मतलब भैया कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सब कुछ तो है ही सरकार का। उसके अलावा समुद्र में 12 समुद्री मील, मतलब मान लो यहां पर इंडिया है और यहां तक 22.2 किलोमीटर तक जो भी संसाधन मिलेंगे वो किसके कहलाए जाएंगे? राष्ट्र के कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? राष्ट्र के कहलाएंगे, एक देश के कहलाएंगे, वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। फाइनली है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों में। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? जहां पर क्या है? किसी देश का अधिकार है, उस देश का संसाधनों पर अधिकार है, पर उसके अलावा फिर 200 मील की दूरी के बाद क्या होगा? उस पर किसका अधिकार होगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार होगा। पूरे जो खुले महासागर है उस पर किसका अधिकार है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार है। किसी एक देश का, किसी राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का, किसी का नहीं होगा, वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इन्हीं से पूछ करके हमें वो संसाधन इस्तेमाल करने होते हैं। उसके बाद आता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर सबसे पहले संभावित संसाधन प्रदेश में विद्यमान है परंतु उपयोग नहीं किया गया। प्रदेश में है, भी है, हमारे पास पता भी है पर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करा है। जैसे कि हमारा दिमाग फॉर एग्जाम्पल है, हमारे पास पता भी है कि भाई बहुत है पर हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से है प्रदेश में, प्रदेश में वो सामान है, वो संसाधन है कि हम इसे संसाधन बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी तक करा नहीं है। विकसित संसाधन सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। हमने उपयोग की गुणवत्ता, भाई कितनी क्वालिटी का हम उपयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर चुका है, हम तय कर चुके हैं, हम पूरा, मतलब उसका हमें पूरा आइडिया लग चुका है। उस हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। फिर भंडार, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव है। देखो मतलब आवश्यकता है, भंडार है हमारे पास, बहुत भरा है, पर उसके लिए हमारा एक सही टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। मुझे पता है कि वहां पे खनिज मिल जाएगा, बट उसको खोदने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए, उसे रिफाइन करने के लिए, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। किस प्रकार से निकाले? तो भंडार हमारे पास बहुत है। ये तो एक ऐसा उदाहरण हो गया एक ऐसा उदाहरण हो गया कि हलवाई की दुकान पे हलवाई के पास बहुत मिठाइयां पड़ी है, भंडार ही भंडार है, पर वो खा नहीं सकता क्योंकि डायबिटीज है। डायबिटीज तो एक बार अगर इंसान को हो जाती है तो ठीक नहीं होती, वो चलती जाती है, दवाई ले इंसान और चलता जाए। संचित कोष, उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए। अब यहां पर क्या है? ये भंडार का ही भाग है भैया। मान लो ये टोटल भंडार है, तो भंडार में से ये वाला भाग है ना, संचित कोष है। संचित कोष का मतलब क्या है? संचित मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब यहां पर क्या है? जो भी सामान है ना, पता है कि वो आवश्यकता पूर्ति कर सकता है, हमारे लिए पास उसकी टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है कि आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, ये हमें पता भी है और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, परंतु हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में करेंगे। जरूरी थोड़ी भाई अभी करो, सारा काम अभी करो, कुछ चीजें भविष्य के लिए भी बचा करके रखो, तो वो आ जाती है संचित कोष में। अब आता है संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास सर अभी तक जो आपने हमें पढ़ा रहा है वो ये पढ़ा है कि संसाधन हमारा विकास कर रहा है, संसाधनों से हमारा विकास हो रहा है,
परंतु अब जो टॉपिक है वो ये है कि संसाधनों का विकास होना चाहिए, रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। रिसोर्स डेवलपमेंट या संसाधनों का विकास क्यों? देखो आज एक बात बताओ, अगर कोई चीज हमारा डेवलपमेंट कर रही है, कोई चीज हमारा विकास कर रही है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि साइकिल है। आज मान लो मैं साइकिलिंग करने जाता हूं, किस लिए? कि भाई मैं थोड़ा हेल्दी रहूं, ओके, इसलिए मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं साइकिलिंग करने जाता हूं। साइकिल मेरे लिए क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है ना, बिल्कुल है, कोई डाउट तो नहीं कि भाई मेरी हेल्थ पे फोकस करेगी, मुझे सुबह जल्दी उठा देती है, मैं आधे घंटे साइकिलिंग करके आता हूं, दैट्स गुड वन। तो साइकिल मेरा ध्यान रख रही है ना, रख रही है, ऑफकोर्स सी बात है ना। अब आप मुझे ये बात भी तो बताओ, संसाधन ने मेरा विकास करा है, मुझे बेहतर बनाया है, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं साइकिल को ठीक कर करके रखूं, मैं साइकिल को ठीक कर करके रखूं। भैया उस पर अगर टायर पंचर हो गया तो मैं पंचर बनवा करके लाऊं, उसमें से हवा निकल गई तो हवा भरवा करके लाऊं, उसका विकास करना, उसको भी समय समय में ध्यान रखना, ये भी मेरी जिम्मेदारी। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि भाई एक दिन अगर साइकिल सही रही तो वो एक दिन तो काम हो जाएगा, पर मेरा जीवन यापन, जीवन लंबे समय तक वो काम नहीं चल पाएगा। तो अगर मुझे अपने लंबे समय के लिए किसी संसाधन का इस्तेमाल करना है, अगर मुझे अपना जीवन बेहतर बनाना है, गुणवत्ता, क्वालिटी और मात्रा मुझे हमेशा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? संसाधनों का विकास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बच्चों, कोई भी संसाधन अगर प्रकृति में है तो अब वो भी क्या है, एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये हमारा विकास कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। खनिज वाले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि किस में खनिज नहीं है, हम दंत मंजन कर रहे हैं उसमें भी खनिज है, हर जगह आपको खनिज देखने को मिलेंगे। तो फिर हमें भी तो उनका ध्यान रखना होगा ना, तो संसाधनों का विकास हमें भी करना होगा। परंतु हमने क्या माना? हमने ये माना कि यार प्रकृति तो दे रही है, कहां दिक्कत आ रही? बहुत सारे खनिज है, सब कुछ बहुत कुछ है, तो दिक्कत कहां है? तो बहुत से लोग क्या है, लालची है, उनको जब कुछ मिल जाता है ना तो फिर वो और वहां से खींचते और खींचते, और इस लालचपन के कारण क्या हो गया है कि प्रकृति में जो संसाधन है उनका ह्रास हो गया। ह्रास का मतलब क्या होता है? डिप्लेशन हो गया, गिरावट आ गई है, कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है कि हम संसाधनों का विकास करें, हम पूरा ध्यान रखें कि अगर वो इतने समाप्त हो चुके तो हम उन्हें और बढ़ाने की कोशिश करें, उनका और विकास करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं मुख्य समस्याएं क्या क्या होती है। संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। अब हुआ क्या है कि देखो, अब जैसा कोई लोग है अमीर और गरीब में, अब अमीर के पास तो सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज है। आज आप हो, आपके पास मोबाइल, आप देख पा रहे हो, पर आज बहुत से भारत में ऐसे बहुत से बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो तो गरीब है। संसाधन आप तक तो पहुंच गया पर उन तक नहीं पहुंचा। तो इसी प्रकार से जिनके पास है वो तो मिसयूज कर रहे हैं। जिनके पास पानी दिन में 7 दिन पानी सरकार दे रही है, वो तो कभी गाड़ी धो करके खराब करेंगे, कभी और काम करके खराब करेंगे, वो तो संसाधन को खराब कर रहे हैं। पर जिनके पास नहीं है वो दुखी होते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधनहीन में, अमीर और गरीब में बढ़ जाते हैं संसाधन। अब संसाधनों का हमने क्या है, जब ह्रास करा, जब हमने संसाधनों को नुकसान पहुंचा, इसकी गिरावट करी, तो उससे क्या हुआ? कुछ प्रकृति ने हम पर रिवोल्ट करा, प्रकृति ने कुछ हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करी। वो कार्रवाई करके क्या करा? भूमंडलीय तापन बढ़ा। भूमंडलीय तापन का मतलब, भूमंडलीय मतलब क्या है? धरती हमारी, और तापन मतलब वो गर्म होने लगी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। ओजोन परत अवश्य, ओजोन परत अवश्य क्या है? देखो आप सभी को पता है ये हमारी पृथ्वी है, और इसके बाहर एक ओजोन गैस की क्या है? एक परत बनी हुई है, ओजोन गैस की एक परत बनी हुई है। तो अब सूरज से आपको पता है कि कुछ अच्छी किरणें भी आती है और कुछ बुरी किरणें भी आती है। जो बुरी किरणें आती है उन्हें कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो अब क्या होती है, ये जो ओजोन होता है ना, ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है, बोलता है सूरज दादा रुक जाओ, यहां मत भेजो, हमारे पृथ्वी पर मेरे भाई बहन रहते हैं, उन पर मत भेजो, उनसे उनको कैंसर हो जाएगा, उनको अलग अलग स्किन की डिजीज हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी, आप मत भेजो। तो वो रोक लेती है। पर एक्चुअल में क्या हुआ, इसने इसको तो रोक लिया, बट क्या हुआ, हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बढ़ाया, हमने इतनी मोटरसाइकिलें चलाई, इतना प्रदूषण करा कि उसमें क्या हो गया, एक होल बन गया। किसमें? ओजोन परत में। अब ओजोन परत में होल बन गया तो ये जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें थी वो पृथ्वी पर जाने लगी और हमें परेशान करने लगी। उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत ही बढ़ गया है, और भूमि निम्नीकरण एक आगे पूरा टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये नुकसान है। किस चीज के नुकसान है? कि हम लोगों ने संसाधनों का जो ह्रास करा, हमारे लालच के लिए हमने संसाधनों को पूरा खत्म कर दिया, उसके नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। अब विश्व शांति के लिए, अगर हमें विश्व शांति चाहिए, अगर हमें हमारी प्रगति चाहिए, अगर हमें पूरी दुनिया में सब पे बढ़िया राज चाहिए कि भाई सब खुशहाल रहे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए, विश्व में शांति बनी रहे, तो उसके लिए क्या जरूरत है? न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। किसका? संसाधनों का।
संसाधनों का सबको न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो और किसी के पास बिल्कुल भी ना हो। अब बोलोगे इससे विश्व शांति कैसे? क्योंकि जब सबको सब कुछ मिलेगा तो वो किसी भी प्रकार के दंगे, किसी प्रकार की हड़ताल, किसी प्रकार की देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सतत अस्तित्व का सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पे मुद्दा है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, हम हमारा विकास करें, हम हमारी जो आज की जरूरतें हैं उसको पूरा करें, और आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारा जो आने वाले भविष्य है उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखें और पर्यावरण का भी ध्यान में रखें। तीन बातों को इस सतत पोषणीय विकास में आपको समझना है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम हमारे आज की जरूरतों को पूरा करें और आने वाले भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करें। वही क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। और सतत पोषणीय विकास ही क्या? सतत अस्तित्व है। सतत अस्तित्व का मतलब क्या है? चलता रहे, चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो, अगर आज मान लो फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूं, अगर मुझे सारे संसाधन, मुझे जल, पानी, हवा, वायु सब कुछ मिलेगा तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगा ना। और मैं जिंदा रह पाऊंगा तो आने वाली जनरेशन आएंगी, और आने वाली जनरेशन हो पाएंगी तभी उनको सारे संसाधन मिलेंगे, फिर वो और जिंदा रह पाएंगे। तो ये सतत अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है? सतत पोषणीय विकास बहुत जरूरी है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, जून 1992 में क्या है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कराया जाता है। रियो डी जेनेरो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए बहुत सारे नेता इसमें एकत्रित हुए। 100+ देशों के जो नेता हैं वो इस सम्मेलन में एकत्रित होते हैं पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। अब देखो, बहुत सारी पर्यावरण समस्याएं सामने आ चुकी थी, तो उनका जो हल है, जिनकी समाधान है, वो ढूंढने के लिए पर्यावरण की जो समस्याएं हुई उनका संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना, और साथ साथ में सामाजिक आर्थिक विकास। ये सामाजिक आर्थिक विकास क्या हो गया यहाँ पे? हमने अभी पढ़ा ना भाई, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ गरीब है, किसके पास बहुत ज्यादा संसाधन, किसके पास नहीं है। तो इससे क्या हुआ? सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन आया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये नेता एकत्रित हुए। नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जलवायु मतलब क्लाइमेट में आप देखते हैं हमारा कितना चेंज होता जा रहा है समय के साथ, उस पर। और जैविक विविधता, जैविक का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में मतलब आपके जो फ्लोरा और फोना आते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो और जानवर है वो आते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए भी इन्होंने एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नेताओं ने किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान कर दी। सतत पोषणीय विकास अभी हम लोगों ने देखा, तो अब यहाँ पे क्या करा? भूमंडलीय वन सिद्धांतों, तो जो वन के सिद्धांत है, जो भाई इतने पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, इतना जंगल हर देश में होना चाहिए, इन सिद्धांतों के लिए सहमति जताई, मतलब मान गए कि हाँ भाई ये काम हमें करने। और 21वीं शताब्दी, हमारे अभी 21st सेंचुरी तो चल रही है, इस सेंचुरी में सतत पोषणीय विकास का काम करने के लिए एजेंडा 21 तैयार करेंगे सभी देश। ये बात प्रेत स्वीकृति हो गई, एक्सेप्ट सभी देशों ने कर लिया। तो अब जानते हैं एजेंडा 21 क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, मतलब सभी देश अपने अपने एजेंडा 21 के तहत तैयार करें कि भाई हमें ये काम करने हैं, जिससे क्या हो, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पे भी हम सही से काम कर सके और जैविक विविधताओं पर भी हम लोग काम कर सके। संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई संसाधनों का हमें क्या करना है? विकास करना है। तो विकास करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई किस प्रकार से हमें संसाधनों को बचाना है, एजेंडा 21 को किस प्रकार से देश में लागू करना है, ये बातें हमें एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। संसाधनों विविधता है, भारत में क्या है? संसाधनों की विविधता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता तो हम किस में पढ़ के आए हैं? राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कि भारत के पास बहुत सांस्कृतिक विविधता है, परंतु यहाँ पर क्या है? संसाधनों की भी हमारे पास बहुत विविधता है, हमारे पास खनिज भी बहुत है, हमारे पास बहुत कुछ है, विविधता है, हमारे पास वेराइटीज बहुत है। संसाधनों की प्रचुरता है, कुछ संसाधनों की कमी है। अब हमारे देश में क्या है कि कुछ की तो प्रचुरता मतलब बहुत है, बहुत अच्छा है, और कुछ की क्या है? कमी है। कुछ राज्य आत्मनिर्भर है तो कुछ में अत्यधिक कमी है। कुछ राज्यों में कोई संसाधन बहुत ज्यादा है, आत्मनिर्भर है, पूरे आराम से, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पर कुछ राज्यों में वो अत्यधिक कमी है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिज और कोयले में क्या है? प्रचुर है। अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ आपको याद ऐसा बता नहीं सकता कि नहीं बेटा समझो इसको क्या समझना है, ये याद ही करना पड़ेगा कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या है? खनिज और कोयलों में प्रचुर है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन तो प्रचुर है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है, परंतु मूल विकास की कमी है। मूल विकास की कमी का मतलब जो आधारभूत है कि भाई सड़कें होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना, ये जो चीजें हैं वो कम है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा प्रचुर है, मतलब पवन और सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत है, पर जल संसाधनों की कमी है।
लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत प्रचुर है, सांस्कृतिक विरासत आपको बहुत देखने को मिलेगी, परंतु आधारभूत अवसंरचना है वो बहुत कम है। नोट, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है और क्या है, सभी स्तर पे होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे भाई जो देश की सरकार है वो पूरे देश में किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं वो भी जरूरी है। एक प्रांतीय स्तर मतलब एक राज्य के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे भी होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन से संसाधन नहीं है और जो है उनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। और एक स्थानीय स्तर पे मतलब जो लोकल है, शहर के स्तर पे, गांव के स्तर पे, जिले के स्तर पे, वहां पर भी क्या है, ये प्लानिंग होना अति आवश्यक है। तीनों स्तरों पर क्या है, संसाधन नियोजन होना चाहिए, तभी जाकर के ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अब आते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से हो रहा है। प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना सबसे पहला काम है, संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, संसाधनों की पहचान कर लेंगे कि भाई खनिज में ये वाला है, ये वाला नहीं है। उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, हर एरिया वाइज हम सर्वे करेंगे कि भाई झारखंड में क्या ज्यादा है, राजस्थान में क्या ज्यादा है। तो पहले तो सबसे पहले तालिका बने कि ये संसाधन है, फिर उसमें देखेंगे ये वाला संसाधन कौन सी जगह ज्यादा है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान, गुणात्मक का मतलब क्या है भैया, क्वालिटी कैसी उसकी, क्वालिटी कैसी है और उसमें क्वांटिटी कितनी मतलब मात्रा कितनी उसकी, ये भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लो कि भैया क्वालिटी तो अच्छी है पर वो बिल्कुल ही थोड़ा सा है और उसको निकाल करके, उस खनिज को निकाल करके हमें थोड़ा सा ही पैसा मिलेगा, कोई फायदा नहीं, तो उसे रहने दो। तो गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान दोनों देखते हैं। फिर उसके बाद पहला काम तो ये हो गया, तालिका बनाई, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करा, गुणात्मक मात्रात्मक काम करा। उसका उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन। अब हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है वो हमें चाहिए। कौशल, उसका टैलेंट, उसको यूज करने के लिए भी तो टैलेंट चाहिए भैया। जो सामान आप निकाल रहे हो, जो खनिज, जो संसाधन आपके पास आ रहा है, उसको इस्तेमाल करने का, उसको रूपांतरित करने का काम भी तो आपको करना, तो उसके लिए टैलेंट चाहिए। और संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन मतलब फैक्ट्रियां बनाना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, ये प्लानिंग करी जाती है। फिर तीसरे पे कहा गया संसाधन विकास योजनाएं बराबर राष्ट्रीय विकास योजना है। जैसी अगर जो आप राष्ट्रीय विकास योजनाएं करते हो कि भाई हम देश में ऐसा करेंगे, ये करेंगे, उसी प्रकार से मैं क्या संसाधन विकास योजनाएं भी करनी होगी। और संसाधन विकास योजनाएं बेहतर होगी तो राष्ट्रीय विकास योजनाएं खुद पे खुद ही बेहतर हो जाएंगी। नोट, संसाधन किसी प्रदेश के विकास में योगदान प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव पर निर्भर करता है। देखो अब संसाधन क्या है, प्रौद्योगिकी, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मैं शुरुआत से यही बोलता आ रहा हूं कि टेक्नोलॉजी होना हमारे पास बहुत जरूरी है। विकास, प्रौद्योगिकी विकास होना बहुत जरूरी है। मानव संसाधन, मानव संसाधन बहुत जरूरी, क्योंकि मानव ही तो पता करेगा भाई क्या यूजफुल है क्या नहीं। तो मानव संसाधन, संसाधन में यहाँ पे ये जो शब्द आ रहा है ना, मानव संसाधन मतलब ऐसे लोग जो कौशल हो, जिनमें टैलेंट हो, ऐसे लोग। और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक अनुभव भी हमें देखना पड़ता है कि भैया पहले भारत ने यहाँ पर खनिज निकाला था, ये नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, तो इस प्रकार की भी हमें जरूरत होती है। अब आता है संसाधनों का क्या करना है, संरक्षण करना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या है। अब हम विवेकहीन उपभोग करते हैं। विवेकहीन उपभोग का मतलब क्या, बिना सोचे समझे ही उपभोग कर लेते हैं हम लोग। भैया इतना पानी है, उस एक बकेट से भी हमारी कार साफ हो सकती है, पर हम क्या पूरा पाइप चला करके कार धोते हैं। ये क्या है, विवेकहीन है। मतलब हम कह सकते हैं इडियट, जो पागलों वाले तरीके ना, वैसे काम हम लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। फिर आते हैं भू संसाधन पे। भूमि एक क्या है, सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल पता है। पर अभी जो भूमि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, पर सब कुछ हमारा जमीन के ऊपर ही। भैया हमारा ऑफिस किसके ऊपर है, जमीन के ऊपर। आप जहां बैठे हो, कहां बैठे हो, जमीन के ऊपर बैठो। आपका घर कहां है, जमीन के ऊपर। आपकी स्कूल कहां है, जमीन के ऊपर है। सब कुछ क्या है, जमीन के ऊपर है। वन जंगल सब कुछ जो भी है वो जमीन के ऊपर है। पर ये जमीन है, ये हमें बहुत कुछ दे रही है, परंतु ये जमीन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। हम इसका ऐसा नहीं कि भाई हम जितना चाहेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, लिमिटेड है। उसी में हमें क्या है, पूरा काम करना है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, भू आकृतियां मतलब जमीन की जो आकृतियां वो हमें देखने को मिली, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये हमें पाए जाते हैं। मैदान 43% जो हमारे पास भू क्षेत्र है उसके 43% क्या है, मैदान है। किस काम आते हैं, कृषि और उद्योग के विकास के लिए काम आते हैं। फिर है पर्वत, 30% हमारे पास क्या है, पर्वत है, 12 नदियों के प्रवाह के लिए। 12 मतलब जो 12 महीने जो नदियां बहती रहती है उनके लिए, और पर्यटन विकास के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है पठार, 27% भू क्षेत्र है और इसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो हमें पठारों में क्या है, खनिज देखने को मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये भी आपकी किताब का एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। 27%, 43, 30 ऐसे। फिर आते हैं भू उपयोग। अब हम जो हमारे पास भूमि है, जो जमीन है, उसका उपयोग किन किन कामों में कर सकते हैं।
सबसे पहला जंगल। हाँ भाई, जंगल के काम, क्योंकि वन है ना, जो जब वन हो जाएगा, वन बड़े बड़े हो जाएंगे, तो आप देखो एक तो क्या होता है, जब ज्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो हमें ये फायदा होगा। और जंगलों से हमें अगणित कह रहा हूं, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सी उपयोगी चीजें हमें मिल जाती हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब मान लो यहाँ पे कोई बंजर भूमि, कोई खराब भूमि है, जिसका हम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां पे इमारतें बना दो, सड़कें बना दो, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पड़ती भूमि का मतलब यहाँ पे यही है कि जो क्या हो, बंजर हो। पड़ती में भी हम दो पढ़ेंगे, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। वर्तमान पड़ती भूमि का मतलब ये होता है कि जिसे 1 वर्ष से कम समय हो गया, 1 वर्ष के तक का समय हुआ जहां पे हमने खेती नहीं करी। और पुरातन भूमि का मतलब जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया जहां पे हमने खेती नहीं करी, वो खुद पे खुद ही बंजर हो गई। तो पड़ती भूमि के अतिरिक्त भी कोई ऐसी भूमि है जो अयोग्य हो, तो उसमें कौन सी आती है, जो हम क्या है, जो पशु को चराने के लिए ले जाते हैं, जहां पे घास वाला इलाका होता है, जहां पे पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, वहां पे भी हम कृषि नहीं कर सकते, तो वहां पे उन पशुओं के काम आ गया। फिर बात आती है पड़ती भूमि की, वो मैंने आपको बता दिया। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो कुछ शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक आएगा नेट सोन एरिया, जिसे हम लोग कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और एक है ग्रोस सोन एरिया, जिसे हम लोग कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। अब देखो नेट में क्या, 1 वर्ष में अगर कोई एक बार अगर कोई फसल बोई गई है, तो वो क्या आ जाएगी, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में आ जाएगी। उसके अलावा वापस और कोई फसल बोई गई है, तो वो ग्रोस में आ जाएगी, वो सकल वाले में आ जाएगी। और एक बात ये भी है कि काफी चीजें ऐसी हैं जो बेकार ही उग जाती है, खराब उग जाती है, जैसे जंगल है खुद पे खुद उग जाएगा, वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में नहीं लिया गया, मतलब हमने सब बोया नहीं है, हमने इसे सोन नहीं करा, ठीक है ना। फिर आते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। अब जो जमीन का हम इस्तेमाल करेंगे, भूमि का जो इस्तेमाल करेंगे, कौन से तत्व, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया इसके कारण हमें इस जमीन का इतना इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं, पहले है भौतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। भौतिक कारण में क्या है, भू आकृति। अब देखो भैया, अगर कहीं पर पठार है, देखो मैदान है तो मैदान के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर पठार है तो पठार के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, कोई हमें फैक्ट्री खोलनी तो मैदान में खोलेंगे। तो भू आकृति कैसी है, भू आकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लैंड मास हमारा कैसा है, जमीन हमारी कैसी है। उबड़ खाबड़ जमीन है तो क्या काम आएगी, पठार बने हुए पहाड़ है तो क्या काम आएगा, मैदानी इलाका है तो क्या काम आएगा, जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के हिसाब से भी काम होता है। और मृदा के प्रकार और मृदा के बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। कुछ मानवीय कारक भी है। जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब ये होता है कि एक यूनिट हम बेसिकली भारत में 1 किलोमीटर स्क्वायर मानते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो फिर वहां पर उस हिसाब से काम होगा, कम लोग रहते हैं तो उस हिसाब से काम करा जाता है। प्रौद्योगिकी की क्षमता, टेक्नोलॉजी। अब देखो ये टेक्नोलॉजी हमने मानवीय कारक में क्यों डाला है, क्योंकि प्रौद्योगिकी कौन बनाएगा, मानव ही तो बनाएगा, तो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। संस्कृति और परंपराएं। और कुछ संस्कृति और परंपराएं, देखो बहुत सी जगह क्या है कि विकास के आड़े संस्कृति परंपराएं भी आ जाती हैं। भाई वहां पे वो लोग रहते हैं, वो जंगलों को नहीं कटने देते हैं, उन रास्तों पे वो विकास का कार्य नहीं होने देते हैं, तो संस्कृति परंपराएं भी हैं जिसके हिसाब से हम जमीन का हिसाब लगा सकते हैं कि अगर वहां पे क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई जंगल हमें चाहिए, वहां पे कोई आदिवासी समुदाय रहता है, तो अब हम उन्हें निकाल करके वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सामाजिक उत्थान, वो ज्यादा जरूरी है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है भारत का। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% है पारिस्थितिक संतुलन। देखो अब 33% होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत ये बात कही गई थी कि भारत में 33% वन होना चाहिए, पर 33% है नहीं, उससे कम ही है, ठीक है, 24 या 26 के राउंड है, 33% नहीं है। अब अगर आपको 33% रखोगे तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। भैया इकोलॉजिकल बैलेंस इसलिए बना रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते रहो, ऑक्सीजन लेते रहो, बाकी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। जो मुख्य समस्या हमने पढ़ी थी ना, वो समस्या होंगी नहीं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। अब आते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। निम्नीकरण देखो इंग्लिश में से कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन। देखो डिग्रेड नीचे आ जाना, ग्रेड का मतलब भाई एक तो अपग्रेड, तो अपग्रेड तो ऊपर जाते हो भाई, अगर आपको टीचर बोले अपग्रेड हो रहे हो आप, मतलब आप ऊपर जा रहे हो। डिग्रेड का मतलब क्या, आप नीचे जा रहे हो। तो डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है, वो खराब होती जा रही है। भूमि निम्नीकरण का मतलब यही है कि जो जमीन की क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, तो उसको संरक्षित करने की जरूरत है।
मानवीय गतिविधियों, भूमि की गुणवत्ता कमी और अयोग्य। मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है और वो अब हमारे लिए अयोग्य होती जा रही है, जिसमें हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। निम्नीकृत भूमि, भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत मतलब खराब है। 28% वन क्षेत्रों में है, 56% जल अपर्दित है। जल अपर्दित मतलब जल के साथ बहती हुई जाएगी। अब अपर्दन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। शेष लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय का मतलब जिसमें क्या है, नमक है, जिसका हम किसी चीज का उगाने के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक इमेज मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाई है, बिल्कुल बंजर खराब सी भूमि। कारण क्या है, सबसे पहला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या है, हमने लोगों ने क्या करा, जंगल काट दिए, हमने सारे जंगल काट दी। अब जंगल काट दी तो अब जंगलों से क्या होता है सर, भूमि निम्नीकरण जंगलों से कैसे हुआ। जंगलों से हम अभी अपर्दन भी पढ़ेंगे। देखो अपर्दन भी अभी बता देता हूं, मृदा अपर्दन, एक साथ मिट्टी का भाव होना, मिट्टी का कटना और मिट्टी का बहकर के साथ जाना, यह अपर्दन कहलाता है। अब क्या होता है, जब हम लोग जंगलों को काटते हैं ना, जंगलों को काटेंगे तो क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना वो ऐसे पकड़ करके रखते हैं मिट्टी को, जाने नहीं दूंगा तो जाने नहीं दूंगा, ऐसे बिल्कुल मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। और जब वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं तो वो मिट्टी को जाने नहीं देते, तो बिल्कुल सबको सही रहता है, मिट्टी खराब भी नहीं होती। पर अब होता क्या है, जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं उसकी जड़ को निकाल करके बाहर फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो मिट्टी फिर वो जगह खाली हो जाती है और वहां से वो मिट्टी भे भे करके वो क्या खराब होता जाता है। तो वनोन्मूलन जंगल काटने से क्या होता है, भूमि खराब होती है, बेकार हो जाती है। अति पशुचारण, अति पशुचारण कहां कहां होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पशुचारण बहुत जरूरी है भाई, आप पशुओं को चराओ, कोई दिक्कत वाली बात, पर एक ही जमीन पर बार बार पशु को चराते जाओगे, वो जमीन क्या है, खराब हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए ये कोई घास है, वैसा ही उदाहरण है वनोन्मूलन, ये घास है। जब कोई जानवर खा रहा है इसको और इसको जोर से जब वो खींचेगा तो क्या वो एक साथ उसकी जड़ निकल करके बाहर आएगी, जड़ निकल करके बाहर आएगी, मतलब वो जगह खाली हो गई। और जब वो जगह खाली हो गई तो क्या होगा, वहां पर वो बह करके चला जाएगा। और खाली चाहे दिमाग हो चाहे जगह हो, शैतान की घर है, हमारा खाली दिमाग भी बेकार होता है, वो भी कुछ ना कुछ करतूतें करता रहता है। खनन, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। खनन मतलब जो खनिज होते हैं उनको जो खुदाई का काम है उसे हम खनन की प्रक्रिया कहते हैं, माइनिंग इंग्लिश में कहा जाता है। अधिक सिंचाई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्या अधिक सिंचाई होती है। सिंचाई मतलब इरिगेशन, और इरिगेशन का मतलब ये होता है कि खेतों तक जो पानी पहुंचाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब जब ज्यादा सिंचाई भी होती है तो वो भी खेतों को खराब ही कर देती है। अब इसके समाधान क्या सर, चलो समस्या तो कोई बात नहीं, हमें पता चल गया, पर समाधान भी तो पता होना चाहिए। वनारोपण, इसके उल्टे करते जाओ, वनोन्मूलन, वनारोपण करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, उन्हें बड़ा करो, उनका ध्यान रखो, वनारोपण ज्यादा से ज्यादा वो करो। पशुचारण नियंत्रण, अति पशुचारण था, पशुचारण को नियंत्रण कर लो, कम करो भैया, उस जमीन पे कम खिलाओ, फिर थोड़े दिन छोड़ दो उस जमीन से, फिर दूसरी जगह ले जाओ, फिर वो जब बढ़ जाए फिर वहां ले आना। खनन नियंत्रण, खनिज पे नियंत्रण लगा, भाई सारे ही खनिज क्यों निकालने हैं तुम्हें, थोड़ा कंट्रोल करो, जनसंख्या को कंट्रोल कर लो। जल और भूमि प्रदूषण कम करें, और जल और भूमि प्रदूषण हम लोग कम कर दें तो तब भी ये सही हो जाएगा। अब आते हैं मृदा संसाधन। मृदा आम भाषा में बात करूं तो मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं उसे ही मृदा कहते हैं, पर जाने तो सही मृदा होती क्या है। मृदा का मतलब शेल, शेल का मतलब होता है चट्टाने, चट्टाने हो, मलबा और जैव सामग्री, ये तीनों मिलाकर के क्या करती है, मृदा बनाती है। क्या क्या, शेल, मलबा और जैव सामग्री, मतलब चट्टाने, मलबा और जैव सामग्री, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाती है, मृदा बनाती है। और ये कहां मिलेगी, पृथ्वी की सतह पे मिलेगी। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पे सतह पे आपको देखने को ये मिल जाएंगी। मृदा परिच्छेद का या सोइल प्रोफाइल। अब आप बोलोगे सर मृदा परिच्छेद का क्या है, परिच्छेद का वर्ड हमारे समझ में नहीं आया, तो भाई इंग्लिश का प्रोफाइल तो समझ में आया। आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप लिखते हो ना अपना बायो, मेरा प्रोफाइल, मैं क्या हूं वो बताते हो, पर आप सच्चाई तो बताते नहीं, हम सब भी कोई भाई मैं कैसा हूं कैसा नहीं, पर हम फिर भी हमारा प्रोफाइल लिखते हैं। वैसा ही क्या, इसका भी एक प्रोफाइल है। ये आपको देखो, एक यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये क्या है, मिट्टी के अंदर की जो हमारी जमीन है, मिट्टी के अंदर की स्थिति बता रहा है। इस डायग्राम को भी समझाऊंगा और एक आपको नॉर्मल डायग्राम से भी समझाता हूं। मिट्टी में 3 खंड है, मतलब नीचे बढ़ती जाएंगी, तो सबसे पहले क खंड, ख खंड और ग खंड, ठीक है। ये मान लो ये पहली परत है, या आप इसको नीचे से नाम दे दीजिए क ख ग, ये पहली परत है। ये जो पहली परत है ये बिल्कुल नीचे वाली डीप वाली परत है, पहली परत। उसके बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण परत बोलते हैं, संक्रमण परत। और यहां पर आपको पोषक तत्व, पहली जो परत है उसमें पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। अब देखो पोषक तत्व होंगे इसमें थोड़ा कम होगा। और ये संक्रमण, संक्रमण खंड को समझने की कोशिश करना। संक्रमण खंड का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भैया। यहां पर मान लो मैं हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं हूं, मान लो मैं एक ऐसे पर्सन के संपर्क में आ गया जिसको क्या है, कोई बीमारी हो रखी, मान लो जैसे कि अभी कोरोना चल रहा हो, तो अब उससे क्या होगा, मुझे संक्रमण हो गया, उससे वो चीज क्या हो गई, इसमें आ गई। यही होता है ना संक्रमण। तो यहां पर जो चीज यहां पर है वो इसमें भी मिलेगी, और जो यहां पर है वो भी इसमें मिलेगी। संक्रमण मतलब इसका भी सामान इसमें और इसका भी सामान इसका इसमें ट्रांसफर हो गया, इसका सामान इसमें ट्रांसफर हो गया। अब इनके नीचे क्या है, इनके नीचे होती है चट्टाने,
और ये चट्टानें डिसाइड करती है, नीचे चट्टान है और ये चट्टानें ही डिसाइड करेंगी कि यहां इस वाले पे हमें क्या मिलेगा। जैसे चट्टान का रंग होगा वैसी ही हमें मृदा मिलेगी, जैसे चट्टान में पोषक तत्व होंगे वही हमें देखने को मिलेंगे। अब इस डायग्राम को भी देख लो, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपर की मृदा, यहाँ की मृदा बताई जो ऊपर हम लोग देखते हैं। उसका बाद बालू गाद कले के साथ अपश्येत चट्टाने पदार्थ जनक चट्टाने जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई, जनक मतलब जो जन्म देगी, ये जो ऊपर की जो मृदा आपको देखने को मिलेगी वो इसी के जन्म से ही होगी, इसके टूटने से, इसके बिखरने से ही वो हमें मिलना शुरू होगी। मृदा निर्माण के कारक, अब मृदा निर्माण के कारक जो मृदा बनती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं आइए जानिए। सबसे पहले बात करते हैं जनक शैल की। जनक शैल अभी मैंने आपको बताया, रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। भैया मिट्टी का रंग कैसा होगा ये जनक शैल तय करेगी, गठन किस शेप में आएगी वो तय करेगी, रासायनिक गुणधर्म उसमें कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगी, कौन से केमिकल देखने को मिलेंगे वो भी उसी में डिसाइड होगा, खनिज मिनरल कौन कौन सा उसमें मिलेगा और कितनी मात्रा में मिलेगा वो भी वही डिसाइड होगा। और पारगम्यता को निर्धारित करना, पारगम्यता को निर्धारित करना मतलब किसी भी चीज में अगर वो ट्रांसफर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो या कोई पानी है वो पहुंच रहा है, उसे रोक रहा है, जो पहुंचने का प्रोसेस है वो पारगम्यता है। तो वो सब कुछ जनक शैल के ऊपर निर्धारित होता है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। देखो तुंगता और ढाल, तुंगता तो क्या है बिल्कुल हाइट टॉप की, और ढाल बिल्कुल ढलान जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक रास्ते पे जा रहा हूं तो ये जो रास्ता ये तो ऊपर टॉप का है, फिर नीचे आता जाऊंगा तो ढाल आती जाएगी। तो ये भी क्या है मिट्टी को तय करती है, मिट्टी संचय होगी या नहीं होगी। अब जैसे मान लो यहां पे रहे बिल्कुल तो वहां तो रुक जाएगी, पर जैसे धीरे धीरे वो बहती हुई आएगी, चलती भी आएगी। भैया आप मिट्टी की भी छोड़ो, ढलान है, ढलान आती तो हम कैसे जाते हैं ऐसा बिल्कुल स्पीड से निकल जाएंगे, पर जब छटाई आती बिल्कुल ऊपर चढ़ना होता तो ऐसे ऐसे चढ़ते हम लोग, है ना, कितना दुख जोर आता है। तो वही बात बताइए कि अगर ऊंचा हाइट तुंगता पर होगा तो वो मिट्टी रुकी रहेगी, मृदा रुकी रहेगी, ढाल होगी तो वो नीचे आ जाएगी। वनस्पति जात प्राणी जात सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण मतलब जो जीवाश्म है वो कितना होगा, और मृदा जो है जैविक जो पदार्थ है वो कितने होंगे, ये सब कुछ तय करते हैं। समय, जितना ज्यादा समय होगा मृदा परिक्षेत्रता की मोटाई उतनी होगी और उतना ही फायदा हमें मिलेगा। और जलवायु, क्लाइमेट तो बहुत जरूरी है, क्लाइमेट भी मृदा को इफेक्ट करता है। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, जो मृदा है वो एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। तो देखो इसमें जैव भी है, जैव पदार्थ हमने लिखा था ना, क्या है, शेल, मलबा और जैव सामग्री। जैव सामग्री का मतलब क्या है, कोई पेड़ की पत्ती है वो गिर गई, कोई जानवर मर गया उसका जो धीरे धीरे वो जमीन में धंसता गया वो है, ये सबका मिलावट है। तो जैव जिनमें जीवन था वो उनकी भी मिलावट है, और अजैव चट्टान में तो मिल ही रही, इन सबके मिक्सचर ही है वो, तभी जाकर के क्या है पदार्थ मृदा बनती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संसाधन को हमें खराब नहीं करना चाहिए। एक कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो अब कुछ क्या है मृदाओं के प्रकार दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा, देखो नाम को ही देखिएगा, जलोढ़, जलोढ़ मतलब जल को ओढ़ करके आ रही है, मतलब जल के साथ जो मृदा आ रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये हमें कहां पे मिलती है, ये मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप मतलब डिपोजिशन, जो डिपोजिशन हुआ है उससे। अब देखिए, अब आप एक ये वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये अब एक नदी बह रही है, ओके, और अब जब इसके साथ जो भी आ रहा है तो वो क्या है साइड में ऐसे डिपोजिट करता हो जाएगा, तो वो क्या है साइड में डिपोजिट होता जाएगा। तो साइड में डिपोजिट होता जाएगा, ये क्या है जल के साथ आई थी, जल के साथ ये मृदा आई थी, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। तो जो भी नदियों के साथ आएगी उन निक्षेपों से जमा होती है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी। पूर्वी तटीय मैदान पर विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा पर भी पाई जाती है। डेल्टा क्या होता है, जब नदी आती है तो वो फिर फाइनल में अपने एक ऐसे शेप के साथ कुछ सेगमेंट्स में बढ़ जाती है। ये वाला जो शेप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। उपजाऊपन, गन्ने, चावल, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है, बहुत बढ़िया है। खनिज कौन कौन से मिलते हैं, पोटाश और फास्फोरस हमें देखने को मिलते हैं। ये आपको मैंने यहाँ पे डेल्टा की एक इमेज भी दिखाई है। जलोढ़ मृदा, अन्य महत्वपूर्ण कोई बात है, बांगड़ और खादर। पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, कंकड़, महीनकण, कम उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि बांगड़ और खादर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करिए। बांगड़ क्या है, पुराना जलोढ़। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां ये नदी बहती हुई आ रही है, नदी अब किसी पहाड़ से बहती हुई आ रही होगी, तो उसके साथ बड़े बड़े कंकर आ रहे होंगे, बड़े बड़े कंकर, बड़े बड़े पत्थर आ रहे होंगे, वो धीरे धीरे आगे जाएंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे और टूट जाएंगे, टूट टूट करके साइड में होते जाएंगे। फिर जब वो मिट्टी होगी तो वो भाव के साथ, जब बहुत तेज भाव आएगा
तो उसके साथ वो बाहर हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, इकट्ठी होती गई वो मिट्टी, ठीक है, वो मिट्टी क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब भी यहां पर नई नहीं आई है भैया, एक समय पे हम भी बच्चे थे, अब आज जवान है, कल को बूढ़े भी होंगे, आई ना बात समझ। तो अब भी ये जो यहां पर आई है ये बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल ही नहीं है उस हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पर एक समय के बाद क्या होगा, और आएगी तो और आएगी, तो ये पीछे कर देगी, इसको पीछे कर देगी, जो अभी मैंने यहां पे बना रखा है इसको क्या पीछे ला देगी, इसको क्या हो जाएगा, पीछे ला देगी, और पीछे ले आएगी, वहां पे नया आएगा, फिर ये और पीछे आ जाएगा और नया आएगा। तो जो पुराना है अब जो यहां पर आ गया, यहां पे इसको पानी नहीं मिला तो सूख जाएगा, सूख सूख करके कंकड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पुराना जलोढ़ क्या है, ये पुराना हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, बांगड़। और याद रखना, भंगार वाले को क्या बेचते हो तुम, पुराना सामान ही तो बेचते हो, नया नहीं बेचता ना। तो भैंस है भंगार और बांस है बांगड़। तो बांगड़ जो मृदा है वो इसका पुराना जलोढ़, कंकड़ मिलेंगे। अब देखो समय के साथ तो भैया उम्र ढलती है तो इंसान वैसे ही कमजोर होता जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नया जलोढ़ में महीन कण होंगे, ज्यादा उपजाऊपन रहेगा, जोश है तो जोश में इसका उपजाऊपन बहुत ज्यादा होगा। फिर जानते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, लावाजनक शैलों से बनी है। लावाजनक शैलों का मतलब क्या है, जो ऐसे हम आपने ज्वालामुखी विस्फोट का नाम सुना होगा, तो जो जब ज्वालामुखी आता है, लावा जब बाहर निकलता है और उससे क्या है आप चट्टानें देखते हैं, तो उन चट्टानों से क्या है ये काली मृदा बनी है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई। कपास, काली कपास मृदा, देखो अब जो काली मृदा है ना, ये कपास के लिए, कॉटन के लिए बेस्ट होती है। कॉटन की फोटो मैंने आपको दिखाई है। तो जो काली मृदा है कपास के लिए बेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। रेगर जो शब्द है वो रेगुड़ से लिया गया है, जो तेलुगु साहित्य का है, रेगर मृदा भी इसे कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। गहरी दरारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, गहरी दरारें इसमें क्या है, काली मृदा में पड़ जाती है। और गहरी दरार प्रक्रिया से लगता है बिल्कुल स्वतः जुताई इसकी हो गई, खुद पे खुद ही इसका क्या है, प्लगिंग हो चुकी है, और जब वापस पानी इस पर गिरता है तो फिर वो सही हो जाती है। लाल और पीली मृदा दक्कन के पठार पर मिलेगी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षों वाले भागों में मिलेगी। आग्नेय चट्टानें जो शुरुआती चट्टानें, जो सबसे पहले जो चट्टान बनी, तीन प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो जो आग्नेय चट्टानें वहां पर जब कम वर्षा होती है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। इसका रंग कैसा होगा, लाल रंग होगा, और जब इसमें पानी मिल जाएगा, जल योजन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। फिर आते हैं मरुस्थलीय मृदा पे, रंग कैसा होगा, लाल या भूरा रंग होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाल या भूरा रंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली मतलब बिल्कुल पतली पतली सी होगी, और लवणीय मतलब नमक का होता है, नमक होता है इसमें, तो ये उपजाऊपन हमारे लिए बहुत कम होता है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ सतह पर जम जाती पाई जाती है। अब एक्चुअल में होता क्या है इसमें, यहाँ पर एक आपको एक बात समझिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत पाया जाता है इसमें नीचे। तो नीचे क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, तो सिर्फ चूने के जो कंकड़ है वो सतह पर पाई जाती है, नीचे की परतों में। जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला मृदा है, तो नीचे क्या है, चूने के जो कंकड़ है वो आपको पाए जाएंगे। अब जब चूने के कंकड़ है तो अब देखो क्या होगा, इसके कारण मृदा में जल अतिसेंदन, इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। अब देखो जब हमने पानी डाला, तो अब पहले तो क्या वो पानी या तो बिल्कुल यहाँ रोड तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए, पर वो जड़ तक ना जाकर के, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ आ गया ना, यहाँ पे भैया कंकड़ आ गया तो वो रुक गया, यहाँ पे कंकड़ आ गया तो वो रुक गया, या तो वो कंकड़ हट जाए तो दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो कंकड़ यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन को, जो पानी जा रहा है उसको रोक देते हैं। सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में भी बनाया जा रहा है। अगर सही तरीके से हम सिंचित करेंगे तो वो क्या है, सही हो जाएगा, और उसके साथ हम उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको उपजाऊ बना सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में। फिर आता है लेटराइट मृदा पे। विकास कहाँ हुआ इसका, प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार कौन सा, जैसे ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय कहा जाता है पठार तो यहाँ पे जो पहाड़ है उनके लिए है। दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी प्रदेशों में पाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू। ये लेटराइट मृदा आपको किसी काम नहीं आएगी, पर काजू की, वो बहुत महंगी है काजू, तो काजू की फसल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कमी किस किस की है इसमें, जैव पदार्थ नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम बहुत कम है। प्रचुरता किसकी, लो ऑक्साइड और पोटाश बहुत है इसमें। लेटराइट, अब देखो लेटराइट क्या है, लेटराइट कौन से शब्द से मिलकर के बना, लेटर शब्द से। और ये जो लेटर शब्द है कहाँ का है, ग्रीक का है। ये जो शब्द है कहाँ का है, ग्रीक भाषा का है। और लेटर का मतलब क्या होता है, ईट होता है।
उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में कहां देखने को मिलेगी? उच्च तापमान, जहां पे क्या होगा, ज्यादा तापमान होगा, ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा बारिश होगी, उन क्षेत्रों में ये पाया जाएगा। कैसे? ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई और तीव्र निक्षालन का परिणाम है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में हुई है। उष्णकटिबंधीय वैसे मैंने बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया ये पृथ्वी है और यहाँ पे जब सूरज की रोशनी, जो ये वाला भाग है कौन सा, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला और 23.5 डिग्री साउथ वाला, इस वाले भाग में क्या होता है, सीधा सूरज की रोशनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब ज्यादा रोशनी सूरज की पड़ती है तो उससे क्या होता है कि तापमान गर्म होता है, तापमान गर्म होता है तो पानी वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय होता है। निक्षालन के मतलब क्या है? निक्षालन में यह है कि ये क्या है, मृदा है, मिट्टी है। अब जब मान लो जब क्या होगा, तेज बारिश जब होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो जो भी पोषक तत्व है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, अब जब वो तेज बारिश होगी तो वो क्या है, ये जो पोषक तत्व है ये क्या नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो अब ये जो बीच वाली जो मृदा है ना, इसमें को क्या है, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निक्षालन का प्रोसेस। गहरी तथा अम्लीय पीएच 6 होता है, तो अम्लीय मतलब एसिडिक होती है, और आपको पता ही है कि एसिडिक के साथ से जो नीचे वाला होता है वो एसिडिक कहलाता है। तो गहरी और अम्लीय जो पाई जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है। फिर लास्ट में आते हैं वन मृदा। पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है, जो पर्याप्त वर्षा, जहां पे बहुत अच्छी वर्षा होगी वहां पर ही ये बनेंगे। निर्माण जो होगा पर्वतीय पर्यावरण में होगा, तो पर्वत पे ही होगा, पर्वतीय पर्यावरण में इनका निर्माण होता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। दोमट और सिल्टदार का मतलब महीन कण और अच्छी टाइप की मृदा मिलेगी, क्योंकि नदी घाटियों में तो वहां से जो पानी बहता हुआ आएगा और उनके साथ जो मिट्टी बहती हुई आएगी वो अच्छी ही मिलेगी। पर ऊपरी ढालों पर जाते जाते ये क्या है, इनके गठन मोटा कणों का होने लग जाता है। अब एक बार लास्ट पूरे मैप के साथ जान लेते हैं कौन सी मृदा कहां पर है। तो जो वन मृदा है वो यहाँ पर मिलेगी, लाल और पीली मृदा ये रेड वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जलोढ़ मृदा का भाग है, ये काली मृदा का, ये हमारा है लेटराइट, और ये शुष्क या मरुस्थलीय मृदा जिसे हम लोग कहते हैं। ये आपका मैप भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मृदा अपरदन और संरक्षण। कि मृदा अपरदन होता क्या है और उसका संरक्षण हमें कैसे करना है वो जानते हैं। मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया। जो कटाव होता है, मृदा कट जाती है, उसका भाव, उसकी जो बहने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। तो जो मृदा बनती है और जो उसका कटाव होता है, अपरदन होता है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, दोनों साथ में चलेंगे। परंतु दोनों साथ चलते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं, प्रकृति है, नेचुरल है। बट होता क्या है कि हमारे कारण, मानवों के कारण क्या है, जो मृदा अपरदन है वो बहुत ज्यादा होता है और लाखों वर्ष लग जाते हैं एक कुछ सेंटीमीटर मृदा को बनने में, और अपरदन क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो नुकसानदायक है। मृदा अपरदन होता क्यों, मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले मानवीय और प्राकृतिक। मानवीय कारण है वनोन्मूलन, हमने जंगलों को काट दिया। तो जंगलों को काटा, मैंने आपको बताया ना, जैसे जंगल को हम उखाड़ेंगे पेड़ को, तो जो मिट्टी है वो बह करके जाने लग जाएगी। अति पशुचारण, निर्माण और खनन, ये सब कुछ मैं वहां पे आपको समझाया, एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्राकृतिक पवन मतलब हवा के साथ भी क्या मिट्टी बह करके चली जाएगी, और जल के साथ भी मिट्टी एक साथ बह करके चली जाती है, तो वो भी अपरदन ही कहलाएगा। पवन अपरदन और जल अपरदन, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों का मतलब क्या है, जहां पे सूखे प्रदेश है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पवन अपरदन, हवा के साथ मिट्टी उड़ करके जा रही है। और जल अपरदन क्या है, भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, जहां बहुत तेज बारिश होती है, वहां पे क्या होगा, जल अपरदन होगा। जल अपरदन ज्यादा गंभीर होता है। जल अपरदन दो रूपों में देखा जाता है, एक अवनालिका अपरदन और दूसरा परत या चादर अपरदन। देखो अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि आपके एक, जैसे मान लो कोई पानी बह करके आ रहा है, तो वो यहाँ पर मिट्टी है, तो वो पानी यहाँ की जो मिट्टी है उसको साथ में लेकर के भेज जाएगा और यहाँ एक नाली सी बना देगा, एक ड्रेन सी बना देगा। परत या चादर अपरदन में क्या होता है, ये पूरा मिट्टी है, तो इसके ऊपर की एक चादर को उठा करके ले जाता है, हटा देता है। ओके, एक लेयर है उसको हटा देता है, तो मतलब ज्यादा खतरनाक होता है वो अवनालिका अपरदन हमें देखने को मिलता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और उसे उत्कात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ी या रेवाइन कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है। परत या चादर जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, इसे क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो जो ऊपर की मृदा है वो जल के साथ बह करके चली जाती है। फिर आते हैं पवन अपरदन। पवन द्वारा मृदा मैदान अथवा ढालू से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया ही पवन अपरदन कहलाती है। मतलब हवा के साथ मिट्टी का उड़ करके जाना वो पवन अपरदन कहलाता है। अब आता है मृदा अपरदन के समाधान क्या है, कि सॉल्यूशंस क्या है, कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आता है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले यहां पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है वो खेती, और यहाँ पे दो बड़ी बड़ी, जैसे आपको इस
इमेज में भी देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी मिट्टी से ही क्या है दीवारें बना दी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये मान लीजिए ये जो दो पेन मेरे हाथ में, ये दोनों पेन क्या है, एक बड़ी बड़ी मिट्टी से बनाई गई दीवार है। आपने बचपन में से बनाई तो होगी। तो ये जो दो दीवारें हैं वो है, और अब इन दो दीवारों के बीच में ही क्या है, खेती करी जाएगी। तो अब क्या होगा, जो मिट्टी अगर पानी बहेगा, उसमें पानी डाला जाएगा, तो ये दोनों जो मिट्टी से हमने दीवारें बनाई है, ये क्या कर लेगी, पानी को सोख लेगी और उससे अपर्दन नहीं होगा। तो सबसे पहला तो है समोच्च जुताई। दूसरा है सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि। सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि मतलब क्या है, सीढ़ी बना करके, ऐसे सीढ़ियां बना करके क्या करी जाती है, कृषि करी जाती है। और इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लो कोई मिट्टी है, अगर बहुत तेज पानी बहा, तो पहले जो जितना तेज पानी की स्पीड है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पर आते आते बिल्कुल कम हो जाएगी। जितनी तेज मिट्टी यहाँ पर बह करके आई उतनी यहाँ पे नहीं होगी, और उतनी यहाँ पे नहीं, तो धीरे धीरे कम मिट्टी यहाँ पर बहेगी। तीसरी है पट्टी कृषि। पट्टी कृषि में क्या होता है, ऐसे ब्लॉक बना दिए जाते हैं, ऐसे ब्लॉक बना दिए जाते हैं। एक में क्या होता है, घास उगा दिया जाता है, और एक में जो भी फसल उगाना चाहता है किसान वो उगा देता है। फिर एक में घास उगा देता है, एक में फसल। तो उससे क्या है, घास के भाव से क्या होता है, जब हवा चलती है तो घास उनको रोक करके रखता है और मिट्टी इतनी अपर्दन उसका नहीं होता। लास्ट आता है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ एक साथ लगाए जाते हैं। तो बड़े बड़े जब पेड़ एक साथ लगा दिए जाएंगे, जो हवा का भाव आएगा, हवा जो तेज आएगी, उससे क्या है, बचाव होगा और अपर्दन नहीं होगा। ये होता है रक्षक मेखला। यह मृदा अपर्दन के समाधान है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, उसका जो वन शॉट है, वो होता है कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और ज्यादा ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।